नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ललकार। ललकार में हम बात करेंगे जंग, हथियार, हुंकार और महाकोहराम की। इस वक्त दुनिया में हर तरफ बारूदी यलगार है, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठे एक शख्स की सनक ने पूरी दुनिया को ज्वालामुखी बना दिया है। आज बात होगी कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बारूदी सनक ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है और कैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का राष्ट्रपति अब एक तानाशाह बनते जा रहा है। ट्रंप के एक सनकी फैसले से सुपर पावर अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था का जनाजा निकल रहा है और शांति का दूत बनने का ढोंग रचने वाला शख्स आज युद्ध का सबसे बड़ा दैत्य बन चुका है। देखिए ट्रंप की इस विनाशकारी चौधराहट पर हमारी महाललकार। क्या दुनिया के थानेदार का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या वॉशिंगटन की वो ललकार जिससे कभी दुनिया कांप उठती थी अब सिर्फ एक खोखली हुंकार बनकर के रह गई है? आज बात उस महाशक्ति की जिसकी चौखट पर कभी दुनिया घुटने टेकती थी, लेकिन आज उसी सुपर पावर की महाफजियत हो रही है। आसमान से आग बरसाने वाला पेंटागन का खौफ आखिर कहां गायब हो गया है? क्या ये सुपर पावर के ढलते सूरज की वो डरावनी तस्वीर है जिसे देखने की आदत खुद अमेरिका को भी नहीं थी? एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटम बमों का जखीरा है, जिसके इशारे पर समंदर का सीना चीरकर एयरक्राफ्ट कैरियर निकल पड़ते हैं, वो मुल्क आज बेबस है, लाचार है। आखिर क्यों ईरान जैसे देश आज अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहे हैं? क्या वॉशिंगटन का डर वाकई खत्म हो चुका है? कहानी की शुरुआत होती है उस महाजंग से जहां अमेरिका ने दावा किया था कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन हकीकत क्या निकली? इस युद्ध ने अमेरिकी सैन्य ताकत की उस लक्ष्मण रेखा को जग जाहिर कर दिया जिसे अमेरिका हमेशा छिपाना चाहता था। दुनिया ने देखा कि सुपर पावर की मिसाइलें चली तो सही, लेकिन वो ईरान के इरादों को टिका नहीं सकी। लोकप्रियता की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की लोकप्रियता लगातार घट रही है, परंतु अमेरिका के कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईरान से एक लंबी दरार है और इसके लिए उनके और राष्ट्रपति के बीच में एक अपना करार है। और उस विश्वसनीयता के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन की चिंता न करते हुए, लोकप्रिय शायद न रहते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पुराने राष्ट्रपति की राह धोते हुए 40 साल की जो दरार है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद ग्रीन रूम में कुछ और सामने कुछ और दिखता है। मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक समझी नीति की तरह आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे वो सिचुएशन रूम की उनकी आकलन हो, टैक्टिकल रणनीति की, ये सबको एक साथ समझते हुए लगातार कई तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो। और सेंट्रल कमांड जो कुछ अपनी बातें कहता है मिलिट्रली, तो पॉलिटिकली और मिलिट्रली दोनों की तरफ से बयान आते हुए अगर हम पूरी तरह से इसको देखें तो शायद अमेरिका एक लंबी नीति, लंबी राह पर चल पड़ा है और अपने गल्फ के पानी में उबाल और उसके खारापन को जब तक वो कम नहीं कर लेगा तब तक इस लड़ाई का अंत नहीं दिखता। और साथ ही साथ वो वर्ल्ड को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है गुड बॉय सिंड्रोम में, कि वो ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल में रखना चाहता है और उसको खोलना चाहता है, रोग स्टेट को खत्म करना चाहता है। तो बहुत सारी गुड बॉय सिंड्रोम की भी वो बातें करते रहते हैं अमेरिका की तरफ से। सब मिलाकर देखा जाए तो ये एक अनिश्चितता का विषय है और शायद अमेरिका एक शिकंजों पर लगातार रखते हुए फिलहाल ईरान के सामने एक मजबूत पंजों पर है। यह अमेरिकी सेना की सीमाओं का वो सच है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो देश पलक झपकते ही सद्दाम हुसैन का वजूद मिटा देता था, जो पल भर में गद्दाफी के साम्राज्य को धुआं कर देता था, वो आज ईरान के सामने खड़ा तो है लेकिन उसके हाथ बंधे हुए। दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका के पास ताकत तो है, लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल का वो पुराना रसूख अब इतिहास की बात बन चुका है। नतीजा, दुनिया अब अमेरिका से डरना छोड़ चुकी है।
फरवरी के महीने में अमेरिका के जितने पेंटागन के टॉप जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बार बार ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि ईरान पर फौजी तौर पर यानी बम गिरा कर कब्जा करना या ईरान को घुटने पे लाना असंभव है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है, 9.5 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल उत्तर भारत के बराबर है, इराक से 3 गुना है। और सबसे बड़ी बात है कि सब बुद्धिजीवियों का आकलन था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, नक्शा ही ऐसा है कि ईरान का दबदबा हमेशा रहेगा। छोटे छोटे हथियारों से ही ईरान आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका की नेवी को पीछे रख सकता है, लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। तो इसका नेट रिज़ल्ट ये है कि आज 40 दिन तक बमबारी करने के बाद भी, और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 32,000 बम गिराए ईरान के ऊपर, आज भी ईरान जो है अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। दशकों तक दुनिया ने एक ही थानेदार देखा, अमेरिका, जिसकी अदालत में फैसले होते थे, जिसका कानून पूरी दुनिया पर थका हारा मुल्क भी मानने को मजबूर होता था। लेकिन आज का सच ये है कि दुनिया पर से वाशिंगटन का नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका है। बीजिंग से लेकर मॉस्को तक और प्योंगयांग से लेकर तेहरान तक अब वाशिंगटन की धमकियों पर ठहाके लगाए जा रहे हैं। ट्रंप एक लंबी तैयारी से गल्फ के पानी में आए हैं और एनालिसिस करने के बाद, एक टेस्टिंग ट्यूनिंग करने के बाद अब वो एक कैलिब्रेटेड मेजर्ड रिस्पांस के रूप में दूसरी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेंट्रल कमांड की वक्तव्यों को सुनते हुए अब अगर हम आकलन करें तो आज भी दलदल में ना घुसते हुए ट्रंप एक इनडायरेक्ट वॉर लड़के एनिलेट करने के बाद अब जुगलर भेन पकड़कर एक तरह से आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हुए ईरान को बेहाल कर रहे हैं। जितनी लंबी ये लड़ाई खींचेगी उतना ही नुकसान ईरान को होगा। जरा सोचिए, ईरान जैसा मुल्क जिसे अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ कर रखा था, वो आज घुटनों पर आने के बजाय सीना तान कर खड़ा है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन बढ़ा दिया, अमेरिका ने चेतावनी दी, ईरान ने खाड़ी में अपनी ताकत दोगुनी कर दी। ये सिर्फ एक देश की बगावत नहीं, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का थानेदार अब बूढ़ा हो चला है और उसकी लाठी का खौफ अब खत्म हो चुका है। इस पूरी फजीहत के पीछे क्या वाशिंगटन की कोई बड़ी गलती है? विगत ईरान युद्ध में अमेरिका को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंच चुका है। यही नहीं, अभी जितने उसके सैन्य सामान वहां पर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं, उस पर प्रतिदिन का खर्चा करीब $1 से $2 बिलियन के बीच में आ रहा है। तो इतनी बड़ी आर्थिक मार अमेरिका क्यों झेल रहा है, अमेरिकी जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी निश्चित परिणाम अमेरिकी जनता को ईरान में दिखाई नहीं दे रहा है। न वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, न वहाँ से आप यूरेनियम निकाल सके, और न ईरान को आप बूट्स ऑन ग्राउंड करके वहाँ जीतने वाले हैं, क्योंकि वो एक खतरनाक कदम होगा। तो ये युद्ध अमेरिका क्यों कर रहा है और इतनी आर्थिक मार अमेरिकी जनता क्यों झेले? पूरी अमेरिकी जनता परेशान है और इसीलिए अमेरिका में ट्रंप के विरोध में आवाजें बुलंद होनी शुरू हो चुकी हैं। क्या व्हाइट हाउस की नई नीति ने सुपर पावर की पीठ में खंजर घोंपा है? जब ट्रंप ने नारा दिया था अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे पहले, तब उनके समर्थकों ने तालियां बजाई थी। लेकिन आज इतिहास के उस मोड़ पर सबसे बड़ा और डरावना सवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप ने ईरान में उलझ करके निश्चित रूप से रूस और चीन को एक मौका दे दिया है अमेरिका को घेरने का, क्योंकि एक तरफ तो ईरान ने निश्चित रूप से एक पूरी तैयारी कर रखी थी अपने घातक मिसाइलों और ड्रोन के जखीरे जमा करके, वो भी अंडरग्राउंड सिटी में,
और दूसरी तरफ युद्ध के समय में रूस और चीन ने जिस तरह से उसको सामरिक समर्थन दिया, जिस तरह से उसको पैसे से मदद किया और जिस तरह से अपने सैटेलाइट और संचार व्यवस्था से युद्ध के समय में रियल टाइम एनिमी लोकेशंस की जानकारी ईरान के साथ शेयर की है, इसी कारण से ईरान जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंटर को ध्वस्त करने में कामयाब रहा। तो अमेरिका को जो चपत लगी है वो निश्चित रूप से रूस और चीन की जो सहायता है ईरान को, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए खुद ट्रंप जिम्मेवार है। क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट असल में अमेरिका अलोन बन चुका है? हाँ, अमेरिका फर्स्ट का मतलब था अमेरिका को मजबूत करना, लेकिन इसकी जिद ने अमेरिका को दुनिया में अकेला कर दिया। जो दोस्त कभी अमेरिका के एक इशारे पर अपनी सेनाएं भेज देते थे, आज वो भी वॉशिंगटन की नीयत पर शक कर रहे हैं। नेटो बिखर रहा है, यूरोप अपनी राह चुन रहा है और एशिया में नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका आज उसी चक्रव्यूह में फंस गया है जहां वो अकेला खड़ा है। चारों तरफ दुश्मन है और साथ देने वाला कोई पुराना यार नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुपर पावर का सूरज हमेशा के लिए ढलने की कगार पर है? क्या ईरान से शुरू हुई ये बगावत पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्य के अंत का चैप्टर लिखे? सस्पेंस गहरा है, क्योंकि सुपर पावर घायल जरूर है, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बार बार कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। उन्होंने कहा था, उनको लग रहा था कि अमेरिका में जो उनके पहले राष्ट्रपति थे वो वह कमज़ोर थे और इसीलिए दुनिया भर में अमेरिका जो है उसकी इज्जत कम हो रही है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत उन्होंने पूरे दुनिया में बड़े ज़ोर शोर से अमेरिका की दुंदुभी बनाने की कोशिश की। ढोल ताश नगाड़ों के साथ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कनाडा वो तो अमेरिका का 51st स्टेट है, ग्रीनलैंड वो तो बहुत जल्दी ही अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है, पनामा कैनाल अमेरिका बहुत जल्दी काबू कर लेगा, मैक्सिको वेनेजुएला अमेरिका बहुत जल्दी गपचिया जाएगा। अब इसी नीति के तहत उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया है। वो रोज़ रोज़ अमेरिका जो है वो किस तरह से क्यूबा को खा जाएगा, गपचिया जाएगा, उसकी प्लानिंग बताते हैं। इसके तहत हो क्या रहा है कि दुनिया भर के सारे देश, ख़ास तौर से अमेरिका के जो मित्र देश हैं, नेटो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो अब आस्ते आस्ते को अपने को अमेरिका से दूर हटाते जा रहे हैं। तो मागा का नारा जो है अब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह हो गया है मेक अमेरिका गो अलोन। क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए किसी महाविनाशकारी कदम की तरफ बढ़ेगा, या फिर दुनिया को स्वीकार करना होगा एक नया निजाम जहां वॉशिंगटन का हुक्म नहीं बल्कि नए सूरमाओं की ताकत चलेगी? जवाब
वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात तय है, अब दुनिया को वॉशिंगटन की धमकियों से डर नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप का दावा था 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। वादा था मिडिल ईस्ट में अमन चैन ला देंगे। लेकिन जब से ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठे हैं, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ चुकी है। ट्रंप कूटनीति नहीं बल्कि अपनी सनक से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबाने पर आमादा है। उनकी नीतियां इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि दुनिया दंग है। एक तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके मादुरो के शिकार के लिए खुफिया एजेंसियों को खुली छूट दे दी जाती है। दूसरी तरफ डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां दी जा रही है। बंद कमरों में यूक्रेन और गाजा में शांति का ढोंग रचा जा रहा है और पीछे से ईरान के साथ ऐसी जंग छेड़ दी जाती है जिससे खुद अमेरिकी जनता खफा है। ट्रंप साहब, आपकी चौधराहट का दम अब निकल चुका है। नेटो साथ छोड़ रहा है और दुनिया में आपकी फजीहत हो रही है। देखिए ट्रंप की इस बारूदी सड़क की पूरी इनसाइड स्टोरी। पेंटागन और व्हाइट हाउस के गलियारों से आ रहे फैसले इस वक्त दुनिया के कूटनीतिक विशेषज्ञों के सिर का दर्द बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा विरोधाभासी चक्रव्यूह रचा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून तार तार हो गया। ट्रंप का पहला निशाना बना है लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला, जहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उखाड़ फेंकने और उन्हें पकड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। ट्रंप इसे लोकतंत्र की बहाली कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे सीधे सीधे संप्रभुता पर हमला मानती है। ट्रंप की सनक का दूसरा शिकार बना है बर्फ से ढका ग्रीनलैंड। ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे या उसे खरीदने की ऐसी धमकियां दी जिसने नेटो सहयोगी डेनमार्क को भी सख्ते में डाल दिया। कूटनीति की मेज पर बैठकर संप्रभु देशों को खरीदना और उन पर कब्जा करने की यह धौंस साफ कहती है कि ट्रंप के लिए वैश्विक शांति सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है और उनका असली मकसद है केवल और केवल अमेरिकी वर्चस्व की भूख। ट्रंप अपने शासन के दूसरे काल में आते ही उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो भी अमेरिका के खिलाफ हैं उनसे अमेरिका सीधे तरह से निपटेगा। और वेनेजुएला में जो घटना हुई वो उसका एक सीधा उदाहरण था। ग्रीनलैंड में भी अमेरिका ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी दखलंदाजी की दावेदारी पेश की थी। लेकिन राजनीति में जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, जिस तरह से नाटो अमेरिका से कट करके अलग हुआ है, जिस तरह से ईरान युद्ध में अमेरिका उलझ गया है, तो अब तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका को फिर से दादागिरी करना इन छोटे देशों के अंदर जा कर के। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से जो इमेज खराब हुई है ट्रंप की, उसकी भरपाई के लिए वो हो सकता है क्यूबा या अन्य देशों पर अपनी दादागिरी जमा करके फिर से थोड़ी अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करें। ट्रंप का सबसे बड़ा विरोधाभास उनकी पीस कूटनीति में नजर आता है।
दुनिया के सामने दावा किया गया कि ट्रंप की पीस डील यूक्रेन और गाजा में बहते खून को रोक देगी, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि यूक्रेन में रूस के सामने सरेंडर करने का दबाव बनाया जा रहा है और गाजा में इजराइल को नरसंहार की खुली छूट दी जा रही है। शांति का यह ताना बाना अभी सुलझ भी नहीं पाया था कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया। जब ट्रंप ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, पिछले साल जून में भी और इस साल फरवरी के महीने में भी, बार बार CIA के उच्च अधिकारियों ने उन्हें चेताया कि ईरान में माहौल ऐसा है कि युद्ध की स्थिति में सारे लोग, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो आयतुल्लाह खमैनी के समर्थन में आ जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हॉर्मुज से लेकर तेल अवीव तक ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान के सामने झोंक दिया, लेकिन ट्रंप का बारूदी फैसला खुद उन्हीं के घर में बैकफायर कर चुका है। ईरान के साथ शुरू हुआ युद्ध अमेरिकी जनता के बीच ही पूरी तरह अलोकप्रिय हो चुका है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार सोचते हैं कि शायद ईरान कल ही घुटने टेक देगा। ऐसा नहीं हो रहा, वरन उल्टा। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ईरान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब तो अमेरिका छोड़ो, शायद इजराइल भी भविष्य में बिना अमेरिका की मदद के ईरान से नहीं लड़ पाएगा। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अमेरिकी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में अपने सैनिकों का खून नहीं बहाना है, लेकिन ट्रंप अपने ही मुल्क की आवाम की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर आके ट्रंप की तरफ से जो निशाना बनाया गया है, उससे आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है पूरे विश्व की, और उसको वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की माने तो हॉर्मुज के नॉर्दर्न साइड में टोल टैक्स लगा है, लेकिन सदर्न साइड में ओमान के कोस्ट से लेके शिप्स को निकाला जा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया उन्होंने और कोशिश कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे इसकी व्यवस्था ठीक कर दें ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो। और मुझे लगता है कि थोड़े और प्रभाव के बाद ये धीरे धीरे ब्लॉकेट का जो स्वरूप है उससे दबता हुआ ईरान चरमराएगा और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। फिलहाल मंदी है, अर्थव्यवस्था को मुश्किलात है पूरे विश्व में, लेकिन ये दौर थमेगा, ऐसा मेरा आकलन है। ट्रंप अपने ही मुल्क की आवाम की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। जो ट्रंप खुद को डील मेकर कहते थे, वो आज दुनिया के लिए वॉर मेकर साबित हो रहे हैं। उनकी नीतियां दुनिया को अमन चैन की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे विनाशकारी जलजले की तरफ ले जा रही हैं, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप के सारे देश, नेटो देश, अमेरिका पर पूरी तरह से आश्रित थे, लेकिन पिछले 2 दशक में यूरोप के जो देश हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर से 1992 में जब सोवियत रशिया का विघटन हो गया, रूस कमज़ोर हो गया है और यूरोप के देशों को अब रूस पहले जैसा दैत्याकार जायंट सुपर पावर नहीं लगता है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब बीच बीच में नेटो के देशों को धमकाते हैं या उन्हें तुच्छ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक उल्टा रिएक्शन नेटो देशों में हो जाता है। ट्रंप का हर यू टर्न, हर विरोधाभासी बयान आग में घी का काम कर रहा है और महाशक्ति का ये अहंकार पूरी दुनिया को लील जाने पर आमादा है। ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म में अमेरिका की हालत अपनी नीतियों के कारण बहुत ही बुरी कर रखी है, क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने यूक्रेन से अपने हाथ धीरे धीरे खींच लिए। यूक्रेन जो उनके भरोसे युद्ध लड़ रहा था, अब वो हताश पड़ गया है। दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर नाटो से वो उलझ गए और नाटो से उन्होंने दूरियां बना ली, जिसके कारण अब ईरान युद्ध के समय नाटो भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और अलग थलग हो गया। तो ऐसे में अमेरिका विभिन्न देशों से बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है एक विश्व राजनीति में, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही
एक खराब परिस्थिति होगी और वर्षों लग जाएंगे अमेरिका को अपनी राजनीतिक स्थिति और कूटनीति सुधारने में। यही नहीं, ईरान के साथ उलझ करके जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के ऊपर चपत लगाई है, जिस तरह से अमेरिकन सेंटर्स को ध्वस्त किया है मिडिल ईस्ट में, उससे भी अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में जो उसकी इमेज थी वो बुरी तरह से टूटी है। तो कड़वा सच यही है कि ट्रंप साहब जंग रोकने के मुखौटे में नई जंग भड़काने का खेल खेल रहे हैं। जब तक महाशक्ति का ये नया बॉस अपनी सेना को विरोधाभासों से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक दुनिया के किसी भी कोने में शांति की उम्मीद करना बेमानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार नेटो देशों को इनवाइट किया कि आओ ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ो, आओ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने में अमेरिका की मदद करो, लेकिन एक भी अमेरिका के मित्र देश ने, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और तो और एक भी नेटो के देश ने एक भी शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका की मदद के लिए नहीं भेजा। तो ये दिखाता है कि आस्ते आस्ते डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मिता की वजह से अमेरिका की जो प्री एमिनेंस थी, एक डोमिनेटिंग पोजीशन थी दुनिया में, वो कम होती जा रही है। और तो और जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, पाकिस्तान, भारत, हम भी अब अमेरिका को शक की निगाह से एज एन अनरिलायबल पार्टनर देखने लगे हैं। कभी मादरों का शिकार, कभी ग्रीनलैंड पर नजर और कभी ईरान से सीधे टक्कर। ट्रंप की ये नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर छोड़ चुकी है। अब देखना यही होगा कि क्या अमेरिकी जनता का दबाव ट्रंप को इस महाविनाश के रास्ते से पीछे खींच पाता है, या फिर ये ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल सड़क पूरी दुनिया को राख में बदल कर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या महाशक्ति अमेरिका का सूरज ढल रहा है? जो अमेरिका कभी दुनिया का थानेदार था, आज वही रूस के डर से जर्मनी के साथ अपनी सबसे बड़ी टॉमहॉक मिसाइल डील रद्द करने की तैयारी में है। बाइडेन का फैसला, ट्रंप का यू टर्न और पुतिन का खौफ साफ झलक रहा है। इधर रूस के आगे ट्रंप बैकफुट पर है, तो उधर मिडिल ईस्ट में ईरान को अमेरिका घुटनों पर नहीं ला पा रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब अमेरिका अलोन, यानी अमेरिका का अकेला पड़ना बनते जा रहा है? क्या पुतिन के आगे सुपर पावर ने सरेंडर कर दिया है? पेंटागन के बंद कमरों से छनकर आ रही खुफिया रिपोर्टों ने यूरोपीय देशों के रातों की नींद उड़ा दी। एक बेहद चौंकाने वाले और ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव के तहत अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन जर्मनी को लंबी दूरी की अत्याधुनिक सटीक मार करने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें सौंपने की अपनी योजना को रद्द करने पर विचार कर रहा है। वजह कोई तकनीक खराबी नहीं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन का वो खौफ है जो वाशिंगटन के गलियारों में तैर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि
अगर जर्मनी की धरती पर ये मिसाइलें तैनात हो गई तो मॉस्को इसे सीधे उकसावे के रूप में देखेगा और यूरोप में एक ऐसा अनियंत्रित महायुद्ध छिड़ जाएगा जिसे संभालना अमेरिका के लिए बस की बात नहीं होगी। अमेरिका के इस संभावित फैसले ने जर्मनी को गहरे सदमे में डाल दिया। बर्लिन लगातार दलील दे रहा था कि रूसी आक्रामकता से निपटने के लिए उसे इन आधुनिक टॉमहॉक मिसाइलों की सख्त जरूरत है। जर्मनी के साथ टॉमहॉक मिसाइलें सौदे को रद्द करने की ये कवायद कोई अकेली घटना नहीं है। ये यूरोप और नेटो गठबंधन के प्रति अमेरिकी नीति में आ रहे एक गहरे और खतरनाक बदलाव का संकेत और हिस्सा भी है। पिछले कुछ समय से अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा तंत्र में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को धीरे धीरे कम कर रहा है। सिर्फ मिसाइल सौदे ही वापस नहीं लिए जाएंगे, बल्कि जर्मनी में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों और महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को भी वापस बुलाने की योजना बन रही है। जिस ट्रांस अटलांटिक साझेदारी ने शीत युद्ध के बाद से पूरे यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दी थी, वो कूटनीतिक ढांचा अब अमेरिकी प्राथमिकताओं के बदलने से ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस कड़वे सच पर मुहर इस हफ्ते खुद नेटो के शीर्ष कमांडर और यूरोप में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच ने लगा दी है। एक उच्च स्तरीय सैन्य बैठक में ग्रीनकेविच ने बेहद स्पष्ट और रूखे शब्दों में कहा, अब यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा और निकट भविष्य में अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी ही होगी। टॉमहॉक मिसाइलों का सौदा रद्द होना जर्मनी के रक्षा मोर्चे पर एक ऐसा बड़ा शून्य पैदा कर देगा जिसे भरना बर्लिन के लिए मुमकिन नहीं होगा। टॉमहॉक एक ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही जर्मनी और पूर्वी यूरोप में इस बात को लेकर गहरा डर व्याप्त है कि अगर रूस ने अपनी सीमाओं का और विस्तार किया तो उनके पास मॉस्को को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक हथियार प्रणाली मौजूद नहीं है। ट्रंप प्रशासन के तहत वाशिंगटन की नई कूटनीति इस समय रूस के साथ किसी भी तरह के
सीधे सैन्य टकराव को टालने की कायरतापूर्ण नीति पर चल रही है। लेकिन इस कूटनीति की वजह से नेटो के भीतर अमेरिका की विश्वसनीयता पूरी तरह तार-तार हो चुकी है। अगर अमेरिका रूस के डर से जर्मनी जैसे अमीर दोस्त का वादा तोड़ सकता है, तो पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया जैसे छोटे देशों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये फैसला ये साबित करता है कि कभी दुनिया का इकलौता थानेदार कहलाने वाला अमेरिका आज दुनिया पर से अपना नियंत्रण खोता जा रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, मिडल ईस्ट के मोर्चे पर भी अमेरिका की हेकड़ी हवा हो चुकी है। ईरान के साथ जारी तनाव में अमेरिकी सैन्य ताकत की सीमाएं पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। जो अमेरिका पलक झपकते ही मुल्कों को तबाह कर देता था, वो आज ईरान जैसे देशों को घुटनों पर लाने में नाकाम साबित हो रहा है। ट्रंप ने नारा दिया था अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिकी हित सबसे पहले, लेकिन आज दुनिया के कूटनीतिक मंच पर ये नीति बदल चुकी है। अमेरिका अलोन में, यानी अमेरिका का अकेला पड़ना, यूरोप अलग थलग हो रहा है, एशिया में चुनौतियां बढ़ रही हैं और अमेरिका अपने ही बनाए सहयोगियों के चक्रव्यूह से पीछे भाग रहा है। ये महाशक्ति का ढलता हुआ सूरज नहीं तो और क्या है? तो क्या ट्रंप अपनी ताकत की सीमाएं समझ चुके हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन की वो हस्ती और ताकत आज इस कदर प्रबल हो चुकी है जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी सेना बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है? जर्मनी से मिसाइलें डील रद्द करने की ये कशमकश सिर्फ एक रक्षा सौदे का अंत नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि अब अमेरिका दुनिया की रक्षा का ठेकेदार नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दोस्तों से दगा और दुश्मनों से जीत। ट्रंप की लेन देन वाली इस घटिया राजनीति ने नेटो से लेकर के यूरोप और जापान जैसी पारंपरिक सहयोगियों का भरोसा तोड़ दिया है। नतीजा, नेटो बिखर रहा है और दुनिया में अमेरिका की महाफजीहत हो रही है। इस फजीहत का फायदा उठा करके अब चीन और रूस की मौज आ गई है। दोनों मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजिंग के थिंक टैंक अब खुल करके कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के पतन के एक्सीलेटर बन चुके हैं। देखिए कैसे महाशक्ति के ढलते सूरज के बीच में मजबूत हो रहा है चीन और रूस का ये घातक गठजोड़।
मिडिल ईस्ट भले ही कुछ दिनों के लिए दुनिया को शांत नजर आया, लेकिन अब एक बार फिर से तनाव बढ़ना शुरू हो गया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल की जोड़ी, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक। पाकिस्तान जैसे चालबाज देश में बातचीत का सौदा होना था, लेकिन बातचीत फेल हो गई। अमेरिका से लेकर ईरान तक हर कोई अपने सुर में था। अमेरिका इस बातचीत के मंच से नाराज नजर आया, तो वहीं ईरान, उसने भी साफ कर दिया वो थोपे गए युद्ध पर कोई समझौता नहीं करेगा। युद्ध से लेकर बातचीत तक नजर आ रहा है कि अमेरिका हर तरफ बैकफुट पर आता दिख रहा है और अब अमेरिका की किरकिरी होती दिख रही है। ईरान कभी युद्ध नहीं जीता, लेकिन कभी बातचीत नहीं हारा। यह बयान था डोनाल्ड ट्रंप का 3 जनवरी 2020 का, लेकिन अब 2026 में भारत स्थित ईरानी दूतावास ने इसी बयान को शेयर कर लिखा, ईरान न सिर्फ बातचीत जीता बल्कि एक बड़ी जंग भी जीत चुका है। मिडिल ईस्ट में हमलों की गूंज दुनिया ने महसूस की। हर पर मिसाइल अटैक और ड्रोन से हमले किसी से छिपे नहीं हैं। ईरान ने इजराइल अमेरिका के बेस पर हमले किए, तो वहीं अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। दो 2020 में अमेरिका ने बगदाद में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया था। उस वक्त ट्रंप ने ईरान को कमजोर बताया था, लेकिन 6 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। अट्ठाईस फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पहले 12 घंटों में 900 से ज्यादा हमले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकाने तबाह हुए और यहां तक कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबरें भी सामने आई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने अपने दमखम के साथ इस जंग में उतरना सही समझा और अमेरिका और इजराइल को ताबड़तोड़ जवाब दिया।
ईरान ने इसराइल और खाड़ी देशों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। और फिर सबसे बड़ा कदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई का रास्ता एक झटके में बंद, जिससे विश्व में हाहाकार मच गया। नतीजा, तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार, वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट, ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा। करीब 40 दिन तक चला यह युद्ध हजारों लोगों की मौत, लाखों लोग बेघर और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देता नजर आया। और फिर 8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में शुरू हुई युद्ध विराम वार्ता। दोनों देशों ने 2 हफ्ते का सीज फायर स्वीकार किया। तो ललकार में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।